हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्राम में। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 17 करने वाले हैं, 17 करने वाले हैं। इसमें हम लोग जीके के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और बाकी 16 प्रैक्टिस सेट जो हो चुका है उसका प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आई बटन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ के लिए आप लोगों को पता है कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। बोला जा रहा है कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, कौन से राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है या केंद्र शासित प्रदेश में। तो मेघालय राज्य में। कौन से राज्य में? तो मेघालय में आपका सबसे अधिक वर्षा होती है। कौन से राज्य? तो मेघालय में आपका सबसे अधिक वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ सबसे अधिक? तो मेघालय में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि भारत में वसंत, ग्रीष्म और वर्षा के नाम के क्या नाम है, बताइए। कि भारत में जो वसंत ऋतु होते हैं, ग्रीष्म ऋतु होते हैं, वर्षा जो है ये किसके नाम है, कौन सी चीज़ के नाम है ये। ऑप्शन है कि चक्रवातों के नाम है, या स्थानीय तूफानों के नाम है, या स्थानीय हवाओं का नाम है, या पारंपरिक ऋतुओं का नाम है। किसका नाम है? तो पारंपरिक ऋतुओं का नाम है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो ये वसंत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु के वर्षा ऋतु, ये जो है आपका पारंपरिक ऋतुओं का नाम है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे कि भारतीय जलवायु के संदर्भ में लू हवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो भारत के जलवायु के संदर्भ में जो लू चलती है, लू के हवाओं के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो कथन एक बार देखते हैं। बोलता है कि ये शीत ऋतु में चलती हैं। कौन से ऋतु में? तो शीत ऋतु, मतलब कि ठंड के समय में चलती है। तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। ये वर्षा ऋतु में चलती है, तो ये भी लगभग नहीं होना चाहिए। ये शीत ऋतु एवं वर्षा ऋतु में चलती है, तो ये भी गलत है। कौन सा हो जाएगा करेक्ट? तो ये ग्रीष्म ऋतु में चलती है। आपका बिल्कुल आप लोग को पता ही होगा कि जो लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, कौन से मौसम में चलती हैं। तो आपको ग्रीष्म ऋतु में। कौन से ऋतु में? तो ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है, मतलब स्टील सिटी किसे कहा जाता है। कौन से राज्य को आपका स्टील सिटी कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर, टाटा जो है आपका, अगर टाटा भी दिया रहेगा तो टाटा को भी हम लोग यहाँ पे जमशेदपुर का नाम ही आपका टाटा है। ठीक है, तो इसको टाटा जी का नाम पर ही रखा गया है। तो जमशेदपुर जो है शहर है, उसका नाम ही आपका स्टील सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गर्मियों के दौरान भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में चलने वाली सामान्य स्थानीय पवन के लिए शब्द है। बोला जा रहा है कि गर्मियों के दौरान जो है भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम हिस्से में, कौन से? तो उत्तर और उत्तर के पश्चिम हिस्सों में चलने वाले सामान्य स्थानीय पवन के लिए कौन से शब्द सही हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है लू हो जाता है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि लू चलता है आपका, अगर ये भारत है, जैसे कि ये देख लीजिए कौन होता है। ठीक है, तो ये भारत हो गया। तो ये उत्तर साइड में आपका कौन से हवा चलते हैं? उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में। इधर आपका जो होता है ये आपका हो जाता है उत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र हो जाता है। तो इधर क्षेत्र में कौन सी हवा चलती है? तो लू चलती है। ठीक है, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पे कि चिल्का झील जो है, देखिए यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा। तो झील के बारे में आपसे पूछा जा रहा था। चिल्का झील आपका कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। तो ये बिल्कुल सही है कि चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा है। सबसे बड़े खारे पानी के झील कौन सा है? तो चिल्का झील ही सबसे बड़ा खारे पानी का झील, चिल्का झील उड़ीसा में है। फिर उसके बाद ये वुलर झील है। जो वुलर झील कहाँ पर है आपका? तो जम्मू कश्मीर में ही वुलर झील है। ये सबसे बड़ा आपका मीठे पानी का झील कौन सा अगर हो जाता है तो वुलर झील। सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा होता है? तो चिल्का झील हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि वेवनाड झील कौन सा कहाँ है? तो आपका केरल में है। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो तीनों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। तो गलत कौन सा होगा? तो डी नंबर बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है। तो डी नंबर यहाँ गलत है, इसलिए ये सही जवाब आपका हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सरदार सरोवर झील जो है कर्नाटक में नहीं है। कहाँ है बताइए, कहाँ है सरदार सरोवर झील? तो ये आपका गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में है आपका सरदार सरोवर झील, गुजरात में है। ठीक है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर झील कहाँ है? तो कर्नाटक में नहीं है, गुजरात में है, नर्मदा नदी। तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। बोलता है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों से किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का इस्तेमाल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि किन तरीकों से, कौन से तरीके से किसानों को अधिक उपज देने वाला, जो हाइब्रिड बीज था वो अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ये पूछा जा रहा है आपसे, तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो सरकार ने बीज और अन्य निविष्टियां बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में कम कीमतों पर प्रदान किए। जो सरकार ने क्या किया, जो बीज और अन्य निविष्टियां जो आपका बीज मिलते
मिलते थे बाज़ार में, उससे कम कीमत में कम कीमत में ही आप लोगों का यहाँ पे प्रदान करना शुरू कर दिया था, जो बीज ज़्यादा उपज देते थे। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे 7 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित भू आकृतिक विभाजनों में से किस में व्यापक जलोढ़ मृदा भंडार है। भारत के निम्नलिखित भू आकृतिक विभाजनों में से किस में व्यापक जलोढ़ मृदा आपका कहाँ पर है, सबसे अधिक, ये पूछा जा रहा है। तो कौन से राज्य में आपका जलोढ़ मृदा कहाँ पर है? तो उत्तरी भारतीय मैदान। कौन सा? तो उत्तरी भारतीय मैदान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उत्तरी भारतीय मैदान में आपका जलोढ़ मृदा का भंडार है। ठीक है, सबसे अधिक भंडार है। नेक्स्ट देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी के जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से बनता है। पृथ्वी का जो जल है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों से बनता है। ये आपका 97% भाग, कितना? तो 97% हिस्सा जो है महासागरों से बनता है। ठीक है, महासागरों का 100% अगर पृथ्वी पे पानी है तो 97% क्या है? तो महासागर में मतलब समुद्र का पानी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा जो पेयर है इसमें से कौन सा जो है, इन चारों ऑप्शन में कौन कौन जो है आपका खारे पानी का झील है। तो अभी मैंने बताया था कि सांभर झील, ठीक है, डल झील, वुलर झील या चिल्का झील, कौन सा आपका खारे पानी का झील है। तो यहाँ पे देखिए चिल्का झील तो आपका खारे पानी का झील है और सांभर झील भी आपका खारे पानी का झील है। लेकिन वुलर झील क्या है? तो वुलर झील यहाँ पे आपका जो है मीठे पानी का झील है। तो क्या है? तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो वुलर झील है। और यहाँ पे ये सब का विशेषता देखिए कि वुलर झील जो है आपका मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। चिल्का झील जो है आपका खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। और ये सांभर झील का विशेषता याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सांभर झील का जो विशेषता है कि सर्वाधिक खारे पानी की झील, मतलब कि इसका पानी पीजिएगा, जैसे कि सांभर झील का पानी पीजिएगा और जैसे कि सांभर झील का पानी पीजिएगा और चिल्का झील का पानी पीजिएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा किस में रहेगी? तो सांभर झील में आपका जो है नमक की मात्रा सबसे अधिक रहेगी। इसलिए सर्वाधिक खारे पानी की झील अगर क्वेश्चन पूछता है तो सांभर झील हो जाएगा। अगर पूछेगा सबसे बड़ा खारे पानी का झील, तब चिल्का झील हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खारे पानी का पूछा जा रहा है तो कौन कौन हो जाएगा? तो सांभर झील और चिल्का झील डी नंबर। खारा तो दोनों है, लेकिन सांभर ज़्यादा खारा है और चिल्का थोड़ा सा कम है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? तो चिल्का है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो ए और डी हो जाएगा। ठीक है, ए और डी, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका ए और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो 10 का आपका बी नंबर बिल्कुल ए और डी आपका ऑप्शन सही है। तो सांभर झील और चिल्का झील करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है। कौन सा कारक जो है किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन है कि सागर की लहरें, दो शहरों के बीच की दूरी। तो देखिए यही वाला नहीं करता है। ठीक है, कौन सा स्थान जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? तो अक्षांश तो बिल्कुल आपका जलवायु को नियंत्रित करता है। उचावच आकृतियां भी, उचावच जो आकृति है ऐसे ऐसे रहती है, जो ऊंचा नीचा आकृति है, ये भी आपका नियंत्रित करता है। ये बारिश कराने में आपका थोड़ा सा योगदान प्रदान करता है। उचावच आकृतियां जो रहती है ये बारिश कराने में आपका योगदान करता है। सागर की लहरें भी आपका योगदान करती हैं आपका जलवायु में। उसके बाद अक्षांश तो बिल्कुल ये प्रभाव करता ही है कि अक्षांश जो है, जैसे कि ये गोलार्ध है तो ये विषुवत रेखा से ऊपर जाइएगा, अक्षांश जैसे जैसे इधर आप आगे बढ़ते चल जाइएगा तो यहाँ पे आपका ज़्यादा तापमान जो है घटने लगता है। नीचे भी चलते चल जाइएगा तो तापमान घटेगा। यहाँ पे जब रहिएगा यहाँ पर बीच में तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है। तो ये अक्षांश तो आपका डिपेंड करेगा, लेकिन दो शहरों के बीच की दूरी ये कोई मायने नहीं रखता है जलवायु में। तो बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन कि विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल जिसको बोल सकते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। जो विशाल भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो कौन सा? तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी किनारे पे है। अरावली पर्वतमाला के क्या? तो पश्चिमी किनारे पे है। इसीलिए तो ये अरावली होने के कारण ही जो है आपका यहाँ पे मरुस्थल है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि मरुस्थल क्यों भी है, तो अरावली पर्वतमाला के होने के कारण भी। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर हम लोग क्वेश्चन कि कोयले की खानों और दलदली जगहों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाई जाती है। कोयले के जो खान होते हैं और दलदली जगह होती है उनमें से कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन है कि भाप, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन या मीथेन। कौन सी आपका गैस पाई जाती है कोयले की खान और दलदली जगहों पर? तो मीथेन गैस पाया जाता है। कौन सा? तो 13 का डी नंबर हो जाएगा। मीथेन गैस पाया जाता है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में प्रारंभिक वर्षा मानसून की अरब सागर शाखा के द्वारा होती है। कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में प्रारंभिक वर्षा जो है मानसून के अरब सागर शाखा के द्वारा होती है। तो कौन सी हो जाती है? तो केरल राज्य में होती है। ठीक है, केरल राज्य में आपका हो जाती है। ठीक है,
यही जब मानसून जो है, ये जब मानसून आता है तो केरल में आपका वर्षा कराती है, और जब ये वापस जाता है मानसून, जब ठंड का समय आ जाता है और वापस जाता है मानसून, तो ये जो है तमिलनाडु में आपका सबसे अधिक वर्षा कराती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब कि वोट देने का अधिकार जो है कितनी आयु के बाद भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, तो ये आपका 18 वर्ष के बाद होता है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होने के लिए कितने वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है। कितना वर्ष होने के बाद कोई व्यक्ति जो है राज्यपाल बन सकता है, ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 157 में बताया गया। इसमें बताया गया है तो अनुच्छेद 157 में यह बताया गया है कि राज्यपाल के कितने उम्र होना चाहिए उसको राज्यपाल बनने के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 157 में इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो कितना उम्र, तो 35 वर्ष की उम्र चाहिए। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 35 वर्ष की उम्र चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है ये आपका संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं सारे ऑप्शंस को। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, तो बिल्कुल ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, ये भी करेक्ट है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये भी तो एक मौलिक कर्तव्य है। तो तीनों सही है, लेकिन ये डी नंबर करेक्ट आंसर है। डी में क्या लिखा हुआ है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। देखिए ये चीज़ तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो आपको सही है, लेकिन ये आपका मौलिक कर्तव्य में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य में नहीं है, लेकिन यह चीज़ें पालन करना चाहिए, अपने माता पिता का आज्ञा का जरूर पालन करना चाहिए और अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है, लेकिन ये बातों को आपको बिल्कुल मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन के निर्माण घटक है। यहाँ से बायोलॉजी के आपके थोड़ा 10 क्वेश्चन होंगे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। बोलता है कि निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन के निर्माण घटक है। कौन से जो प्रोटीन के निर्माण घटक है, तो अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि कब्ज से राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ का अधिक मात्रा में सेवन करने की सलाह दी जाती है। कब्ज जो होता है उससे राहत पाने के लिए कौन से चीज़ की किस चीज़ की अधिक मात्रा में सेवन करने की सलाह दी जाती है, तो फाइबर की सलाह दी जाती है। किसकी, तो फाइबर की सलाह दी जाती है अधिक मात्रा में सेवन करने की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि पुष्प का कौन सा भाग बीज के रूप में विकसित होता है। पुष्प जो होता है, फूल जो होता है, उसका कौन सा भाग जो है बीज के रूप में विकसित होता है, तो बीजांड होता है। ठीक है, ओव्यूल, याद रखिएगा इंग्लिश वाले की ओव्यूल होता है और हिंदी में तो बीजांड बोलते हैं। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पर कि केंद्रक के भीतर किस संरचना में डीएनए के रूप में आनुवांशिक सूचना होती है। आनुवांशिक सूचना डीएनए में किसके भीतर रहती है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, केंद्रक के भीतर में आपका डीएनए होता है। ठीक है, केंद्रक के भीतर किस संरचना में डीएनए के रूप में आनुवांशिक सूचना होती है, तो डीएनए कहाँ होती है, तो केंद्रक के भीतर होती है। और आनुवांशिक सूचना किस में होती है, तो आपका डीएनए में रहती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका गुणसूत्र हो जाता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने गुणसूत्र है, ठीक है, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र पेयर में अगर पूछेगा तो 23 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा अच्छा से कि एक तटीय क्षेत्र समुद्र के पानी से भर गया है। ठीक है, एक तटीय क्षेत्र आपका समुद्र के पानी से भर गया है और जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्र में भारी नमक जमा हो गया है। ये बोला जा रहा है कि एक तटीय क्षेत्र है, समुद्र का इलाका है, तट का क्षेत्र है, उसमें समुद्र का पानी भर गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है आपके आसपास में भारी नमक जमा हो गया है। कुछ दिनों के बाद यह देखा गया कि कई पौधे मुरझा गए हैं, बहुत सारे पौधे जो है आपका मुरझा गए हैं। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के मुरझाने का सबसे संभावित कारण है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा कारण है जिसके कारण जो है आपका पौधा जो है मुरझा गया था, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, तो पौधों की कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन के कारण पौधे मुरझा गए हैं। पौधों के कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस के कारण जो है पौधे मुरझा गए हैं। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक मिनट,
हाँ, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि जीवधारियों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं को अध्ययन के क्या कहा जाता है। जीवधारियों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। क्या, तो पारिस्थितिकी बोलते हैं। डी नंबर करेक्ट आंसर, इकोलॉजी बोलते हैं। किसको, तो जीवधारियों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिक बोलते हैं, पारिस्थितिक इकोलॉजिक बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा खाद्य पदार्थ संपूर्ण प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। कौन सा खाद्य पदार्थ आपका संपूर्ण प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो ये आपका हो जाता है अंडा जो है। अंडा में आपको सारे अमीनो एसिड, अभी अमीनो एसिड बताया था आपको, तो अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड होते हैं। ये 20 अमीनो एसिड आपको अंडा में मिल जाता है, इसीलिए इसको संपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना गया है आपका अंडा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे कि वेल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। वेल जो है, वेल मछली जो है आपका निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, तो ये स्तनधारी से संबंधित है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्तनधारी से संबंधित है, ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों को क्या भी कहा जाता है। जो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जो होते हैं उनको और क्या नाम से जाना जाता है, तो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, घावों से अत्यधिक रक्तस्राव की किसकी कमी के कारण हो सकता है, तो विटामिन के की कमी के कारण हो सकता है। ठीक है, अत्यधिक रक्तस्राव जो घावों से होता है उस किसकी कमी से, तो विटामिन के की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की कोविड-19 जैसा रोग एक प्रकार का क्या है। कोविड-19 रोग जो है एक प्रकार का कैसा रोग है ये, तो पशुजन्य रोग है। कैसा रोग है, तो पशुजन्य रोग है आपका, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन कि जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र, क्या, तो जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है। जो जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन। क्या, तो अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन होता है। डी नंबर करेक्ट आंसर, उत्सर्जन तंत्र का काम अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पर कि मिर्गी एक विकार है। मिर्गी एक विकार है जो मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग को प्रभावित करता है। मानव शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है, मिर्गी, एपिलेप्सी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो मस्तिष्क कोशिकाओं को ये प्रभावित करता है, डी नंबर मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कि आहार में फाइबर की भूमिका निम्न में से कौन सी है। आहार में फाइबर जो रहता है उसकी मेन भूमिका, जो फाइबर आपकी होती है खाने में, उसमें मेन भूमिका क्या होती है, तो पाचन और मल त्याग नियमितता को बढ़ावा देना। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाचन और मल त्याग नियमितता को आपका बढ़ावा देने का काम करता है। कौन सा, तो फाइबर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर कि जिस व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो गया है और बालों का रंग फीका पड़ गया है वह संभवतः किससे पीड़ित हो सकता है। ये प्रोटीन की कमी से पीड़ित हो सकता है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। किससे पीड़ित हो सकता है, तो प्रोटीन से, डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, ठीक है, बोलता है कि राइबोसोम्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइबोसोम्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन है कि राइबोसोम्स में कोई झिल्ली नहीं होती है, तो ये वाला आपका कथन कौन सा सही है, तो ए बिल्कुल सही है कि राइबोसोम्स में कोई झिल्ली नहीं होता, तो ये सही है। देखिए नेक्स्ट है कि राइबोसोम्स में पाचम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, बी नंबर आपका गलत है। फिर है कि इनमें आत्मघाती थैलियाँ होती हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, आत्मघाती थैलियाँ इसमें नहीं होती हैं। और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो राइबोसोम्स में ही आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है, बनता है। ठीक है, राइबोसोम्स का प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम्स में ही होता है। तो आपका कथन डी और कथन एक सही है। यहाँ पे देखिए हम लोग ऑप्शन में कौन सा है, तो कथन ए और डी कहाँ है, तो सी नंबर में है। ठीक है, तो आपका केवल कथन ए और डी, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पर कि कैसे हो जाएगा। यहाँ पर कि राइबोसोम्स में कोई झिल्ली नहीं होती है, बिल्कुल राइबोसोम्स में कोई झिल्ली नहीं होती है, यहाँ पे कोई झिल्ली नहीं होती है। और राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे पॉलिटी का आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहाँ से कि संविधान को अपनाने के साथ ही भारत ने कब स्वयं को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया। संविधान को अपनाने के साथ ही भारत ने कब स्वयं को जो है एक संप्रभु, क्या क्या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया है, तो 26 जनवरी 1950 को घोषित किया। कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन पर कि
यदि कोई नागरिक अपने क्षेत्र के स्मारकों की सुरक्षा में सरकार की सहायता कर रहा है तो वह निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहा है। बोला जा रहा है कि कोई नागरिक है अपने क्षेत्र में स्मारकों की सुरक्षा में सरकार की सहायता करता है तो कौन से मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहा है, यह बताना है आपको कौन से मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो ये गौरवशाली परंपरा, संस्कृति को महत्व देना और उसका परिरक्षण करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहा है। गौरवशाली परंपरा और संस्कृति को जो है महत्व देना और उसका परिरक्षण करना, इसका ये आपका इस मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या भारत की राष्ट्रपति बनने की योग्यता पात्रता नहीं है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सा पात्र नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि 35 वर्ष की आयु होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए बनने के लिए। यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो ये तो हो जाएगा कि 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर होना चाहिए, तो ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही, भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। जो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए मात्र योग्य होना चाहिए, ना कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इस पर ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, लोकसभा के सदस्य के लिए चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो बी नंबर यहाँ पे गलत है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा गया है तो किसी लाभ के पद पर होना चाहिए, एक जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है। कौन सा जो है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायपालिका है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका सर्वोच्च न्यायपालिका है। 37 का ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर, यदि किसी भारतीय नागरिक को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है। किसी भारतीय नागरिक को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान जो कि पब्लिक प्लेस है वहाँ पे प्रवेश से वंचित किया जाता है तो उसे कौन से मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है, तो समानता के अधिकार से उसको वंचित किया जा रहा है। 38 का ए नंबर, समानता का अधिकार उसको नहीं मिल रहा है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और किसको बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। ठीक है, देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। कौन सा, तो सी नंबर हो जाएगा, अखंडता को, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। कौन सा अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 51A के अनुसार बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51A में आपका मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे, तो कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51A का ए हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 51A का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर। इसमें क्या बताया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, ये बताया गया है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की 11वीं शताब्दी में, यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके आते हैं कि 11वीं शताब्दी में गजनी के महमूद के अधीन गजनी कौन से एक छोटा सा शहर गजनवी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया था। बताइए, जो 11वीं शताब्दी में गजनी के महमूद के अधीन गजनी का कौन सा यहाँ पे राष्ट्र है जो एक छोटा सा शहर है जो कि गजनवी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया था। ये आपका हो जाता है अफगानिस्तान। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। 41 का डी नंबर आपका हो जाता है कि अफगानिस्तान में एक छोटा सा शहर है गजनी के महमूद के अधीन। गजनी जो है एक अफगानिस्तान में एक शहर है जिसकी गजनवी का विशाल साम्राज्य की राजधानी आपका बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा है। बोला जा रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा है। कौन सा आपका विद्रोह पर, ठीक है, तो कौन सा, तो सन्यासी विद्रोह पर लिखा है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह पर किसने लिखा है, तो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, ये उपन्यास आनंद मठ लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ है, इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको एक क्वेश्चन तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट भी तो कुछ करिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था, तो मामलुक राजवंश। कौन सा, तो मामलुक राजवंश। बी नंबर पे ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर कि मामलुक राजवंश। आगे बढ़ते हैं हम लोग
45 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई थी। तो किसने अपनाई थी, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बलबन ने अपनाई थी। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। कौन से सुल्तान ने आपका दिल्ली से राजधानी को अपना चेंज किया था, तो कौन से, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है आपका राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था। किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु थे। कौन थे, तो सिंह विष्णु आपका पल्लव वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके प्रयासों के कारण 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया और पारित किया गया। तो कौन से में, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है अभी, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। यहाँ पे शायद राजा राम मोहन राय होना चाहिए या फिर ये वाला होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में से देख लीजिएगा कौन सा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग जैसे 49 नंबर क्वेश्चन कि 1930 में शुरू हुई किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, 1930 में जो शुरू हुई महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हो जाता है कि नमक सत्याग्रह हो जाता है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नमक सत्याग्रह एक निभाई है भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि समाज के वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में कौन सा संगठन शुरू किया गया था। बोला जा रहा है कि समाज के वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में कौन सा संगठन शुरू किया गया था। ये आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। क्या, तो सत्य शोधक समाज के संगठन शुरू हुआ था। सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन के लिए है, 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया गया है, उन तीनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। बोला जा रहा है कि चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। जो चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को जो भूमि दी गई थी उसके लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया जाता है, तो इसको आपको बताना है। ठीक है, तो आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, तीनों का आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और क्वेश्चन नंबर टाइप करके आप लोग बताइएगा, ऐसे ही मत बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टाइप कि इतना नंबर क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, और बाकी प्लेलिस्ट का लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से सभी देख सकते हैं आप लोग वीडियोस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, जय हिंद।